गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बैक्टीरियाज़ के बारे में बताया था, हार्मफुल बैक्टीरिया और यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन। ठीक है। इन योर चाइल्डहुड यू वुड हैव बीन इंजेक्शंस और ड्रॉप टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम सेवरल डिजीज़। बचपन में तुम्हें इंजेक्शन वगैरह लगे होंगे, वैक्सीन के टीके वगैरह लगवाए होंगे तुमको डिजीज़ से बचाने के लिए। योर पेरेंट्स वुड टेल यू डेट were protected against diseases and give specific vaccine from schedule as given below। तो ये देखिए, इसमें टेबल में देखिए आप लोग, ये टेबल आपको लर्न करनी है। सारी टेबल्स इसमें बुक में जो इस चैप्टर में है वो सारी टेबल्स तुम्हें लर्न करनी है। तो मैं नोट्स में तुम लिख लीजिएगा सारी टेबल। पीछे एक टेबल आई थी उसको तो आप लोगों ने लिख ही लिया था। अब ये नेक्स्ट इस टेबल को भी लर्न करिएगा। देखो कौन सी एज में कौन सा वैक्सीन लगता है। 8 से 9 महीने में हमें 3 टीके लगते हैं, DPT, पोलियो और BCG। ठीक है। DPT किससे प्रिकॉशंस करता है, हमारे किससे बचाव करता है हमको? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्टीरिया, ठीक है, whooping कफ एंड टिटनस से। ठीक है। पोलियो से BCG ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB से बचाता है। फिर 9 से 12 महीने में MMR का टीका लगता है। MMR मतलब M से मतलब मीजल्स, मम्स और रूबेला से बचाता है। फिर 18 से 24 मंथ के बीच में हमें वापस DPT का एक और टीका लगता है और पोलियो का भी लगता है, डिप्थीरिया का और पोलियो का। लेटर ऑन यू वर गिवन वैक्सीन फॉर टाइफाइड एंड TT। यू माइट हैव आल्सो हियर टू पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविज़न। और इसके बाद में हमें टाइफाइड का और इनका भी टीका लगता है। और तुमने न्यूज़पेपर में, TV वगैरह में देखा ये पल्स पोलियो प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें घर घर आके पोलियो की दवा पिलाते हैं, या गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ है, उसमें हमें पोलियो की वैक्सीन और ओरल पोलियो मुंह से दवाई पिलाई जाती है। पोलियो वैक्सीन कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन OPV इज़ गिवन इन चाइल्ड और चिल्ड्रन ओरली, मतलब माउथ से उसको पिलाते हैं एट द एज ऑफ 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ्स के बीच में। ठीक है। अब वैक्सीन है क्या? व्हेन ए डिजीज़ केयरिंग माइक्रोब्स एंटर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। ठीक है। कोई भी डिजीज़ हमें हो जाती है तो क्या है, उसके माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है उनसे लड़ने के लिए, उन इन्वेंडर, उन शत्रुओं से लड़ने के लिए, उन माइक्रोब्स से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट अगेन एंटर अगेन। ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो अब दोबारा अगर उसी बीमारी ने अटैक करा है तो ये जो एंटीबॉडीज़ वो पहचान जाती है कि वो वही वाले हैं, माइक्रोब्स हैं। ठीक है। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। ठीक है। तो क्या करते हैं ये फिर? सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्दी बॉडी। ठीक है। तो ये माइक्रोब्स तो क्या कराते जाते हैं इन डेड माइक्रोब्स को। ठीक है। तो उस बीमारी से रिलेटेड उन माइक्रोब्स को हमारी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, मतलब इंजेक्ट करा दिया जाता है। तो क्या होगा? द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो बॉडी क्या करेगी? उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगी। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। और वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में तो रहेगी। ठीक है। और असली में जब हमें वो बीमारी अटैक करेगी तो क्या होगा? वो पहचान लेगी कि ये वही वाले माइक्रोब्स है और उस डिजीज़ से हमको प्रोटेक्ट करेगी। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन सब डिजीज़ को हम वैक्सीनेशन के थ्रू हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सो ए वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ ए डिजीज प्रोड्यूस माइक्रोब विच ए किल्ड और वीकेंड सो डेट द सस्पेंशन विल नॉट कॉज डिजीज, रेदर इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स विच हैपन टू एंटर आवर बॉडी। तो इस प्रकार ये जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो ये एंटीबॉडीज़ जो बन जाती है वो उन माइक्रोब्स को किल कर देती है। सो इफ़ किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इज ए हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द पैथोजेंस बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। ठीक है। तो वो प्रोड्यूस करके एंटीबॉडीज़ को, उन पैथोजेंस को मार देती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग एंड दिस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। और इस प्रकार वो हमको माइक्रोब से बचा देती है।
इट वाज एडवर्ड जेनर हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन लगा लो इसको नोट्स में लिखना है कि स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले वैक्सीन बना था और किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स, चेचक जो माता बोलते हैं ना जिसे, वो उसका टीका सबसे पहले बनाया था 1798 में। तो देखो, एडवर्ड जेनर इंग्लिश फिजिशियन थे, इज नॉन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन आ जाए, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन थे? एडवर्ड जेनर। सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन डेवलप करा था किसका? स्मॉल पॉक्स का। जेनर क्या फिजिशियन थे एक, वो स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के कारण बहुत वरीड थे। क्या हुआ था जब वहाँ पे एपिडेमिक आ गई थी, महामारी आ गई थी स्मॉल पॉक्स की, बट ही वॉज ए ग्रेट ऑब्जर्व। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ही नोटिस दैट द मिल्कमैन डिड नॉट सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक। कि इस महामारी में एक मिल्कमैन था, दूध वाला था, कि वो इस बीमारी से बच गया, उसके ये बीमारी नहीं हुई। इफ़ दे हैड अर्लियर सफ़र्ड फ्रॉम काउ पॉक्स, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले ही किससे, कौन सी बीमारी से बीमारी हुई थी उसको? काउ पॉक्स, मतलब काउ से। जेनर वंडर अबाउट द पॉसिबल कनेक्शन, तो इसका कनेक्शन करा उसने, एडवर्ड जेनर ने। क्या करा उसने? काउ पॉक्स का एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करी, किसमें? जो स्मॉल पॉक्स से के पेशेंट थे ना उसके अंदर। तो उसने क्या देखा? ही फाउंड दैट द पेशेंट वर नॉट ही फाउंड दैट द पेशेंट्स वर नाउ रेसिस्टेंस टू स्मॉल पॉक्स, कि जो पेशेंट था वो स्मॉल पॉक्स से रेसिस्टेंस हो गया। अब उसको स्मॉल पॉक्स के प्रति उसमें क्या आ गई? प्रतिरोधक क्षमता आ गई। जेनर देन यूज्ड दिस मेथड टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो इस मेथड को उसने यूज में लिया स्मॉल पॉक्स में। तो क्या हुआ था? वो मिल्कमैन में जो काउ पॉक्स हो गया था तो उसमें एंटीबॉडीज़ बन गई थी। ठीक है, वो एंटीबॉडी बन गई तो उसको जब स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब्स उसकी बॉडी में एंटर करे तो उन एंटीबॉडीज़ ने उसे मार दिया। तो उस से एंटीबॉडीज़ लेकर जब इनके अंदर इंजेक्ट कराई स्मॉल पॉक्स के पेशेंट में, ठीक है, तो उन एंटीबॉडीज़ ने इन माइक्रोब्स को भी किल कर दिया। इस प्रकार वो पेशेंट स्मॉल पॉक्स से बच गए। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को हमें कैसे क्लीन रखना चाहिए। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये डेड और डिके प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब में होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? सिर्फ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में ये बताया गया है कि हमको कैसे क्या रखना चाहिए, बिल्कुल हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, हमारे फूड्स को माइक्रोब्स से दूर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे ही क्या होते हैं? डिजीज़ फैलती है। तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड, ये हमारे फूड के रूप में भी यूज़ में आते हैं माइक्रोब्स। जैसे ईस्ट है, ईस्ट जिसे हम फर्मेंटेशन में काम में लेते हैं। ईस्ट बिंग रिच इन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, इट इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन्स एंड फार्म एनिमल्स। ठीक है, सम फंजाई जैसे मशरूम वगैरह खाई जाती है, वहाँ उगती है ये। आर ईटन रॉ और कुकड, ये कच्ची और पका के दोनों तरह से खाई जाती है। बिंग प्रोड्यूसर एल्गी फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन इन ऑल वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ होती है उसके अंदर जो फूड चेन है वो सबसे फर्स्ट किससे स्टार्ट होती है? एल्गी से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई डिजीज़ के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, ये सब किससे होती है? इनसे ही होती है ये। तो हमें क्या करना चाहिए? इन बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें क्या रहना चाहिए? हमारे एनवायरनमेंट को, हम खुद को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, मलेरिया वगैरह ये सब। तो यहाँ पे देखो, लुइस पास्चर हु वाज फर्स्ट जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी थी। ठीक है, और जो पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डिजीज़ हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, अब है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स में कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण? ठीक है, तो ये 2 टाइप की डिजीज़ होती है, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्टियस डिजीज़, और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब एक तो वो डिजीज़ होती है जो एक से दूसरे में फैलती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, एंथ्रेक्स, मलेरिया, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसी होती है? जैसे कैंसर वगैरह, है ना,
ऑर्थोपोरोसिस, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो फैलती नहीं है, इसलिए कम्युनिकेबल नहीं होती है ये। तो ये स्प्रेड होती है किस किस रीजन से होती है? एयर से, वाटर से, फूड से, ठीक है, इन सब से ये इन्फेक्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये टेबल्स हैं, इनको तुम्हें लर्न करनी है और नोट्स की कॉपी में लिखना है। जैसे वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें कौन कौन सी क्या डिजीज़ हो जाती है, वायरस के कारण कौन कौन सी डिजीज़ होती है। जैसे एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसमें से बताइए कि कौन सी वायरस वाली डिजीज़ है, कौन सी बैक्टीरिया वाली डिजीज़ है। जैसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, रेबीज़, ये सब वायरस से होती है। बैक्टीरिया से कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, प्लेग वगैरह ये सब बैक्टीरिया के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, फंजाई के द्वारा रिंगवॉर्म, स्किन डिजीज़, ये सब होती है, ठीक है। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। अब ये टेबल 2.3 देखो, इसमें बताया हुआ है डिजीज़ और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। भाई वाटर के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, किसके द्वारा? कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा होता है। और इसमें अपन कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे रोकेंगे, है ना। जैसे कोलेरा और टाइफाइड है, ये कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, इनसे होता है। और इसमें क्या करना चाहिए अपन को? बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए, ठीक है। मेंटेन गुड सैनिटाइजेशन करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्ली कुक फूड लेना चाहिए और वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, ये प्रिकॉशंस हैं। और ये किस किस के द्वारा फैलती है वो है, तो ये तुम्हें अपनी नोट्स की कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल देखिए, इधर एक और टेबल है एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल्स में वायरस से कौन कौन से? फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स हो जाता है और प्रोटोजोआ से स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है कैटल्स में, जैसे पिग हॉर्सेस में वगैरह में। और प्लांट्स में देखो वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है। टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो जाती है, इसमें हैंड्स, क्लोथिंग ऑफ फील्ड्स वर्कर्स। और ये ट्रांसमिशन कैसे होती है? हाथों के द्वारा। क्लॉथ जो वर्कर्स काम करते हैं उनके हाथों पे लग जाती है, उनके कपड़ों पे लग जाती है, जैसे एक से दूसरी जगह फैल जाती है, ठीक है। फिर है वायरस के द्वारा येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा में हो जाती है ये। और इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा सिट्रस कैंकर, एयर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फंजाई, रस्ट ऑफ वीट, ये एयर और सीड के द्वारा होता है। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।